लगभग इसका 1700 के लगभग इसकी स्थापना हुई है अखाड़े की। ये इंदौर में होलकर स्टेट के ज़माने में लगभग 3 अखाड़े थे। हमारा जो अखाड़ा था ब्रजलाल उस्ताद का, उस समय होलकर स्टेट के ज़माने में फौजी अखाड़ा कहलाता था और फौज के सारे लोग 16 बेड़े जो होलकर स्टेट के थे वो पूरे यहीं कसरत करते थे इस अखाड़े में। महाराजा तुकोजीराव के पिताजी शिवाजीराव होलकर, वो ब्रजलाल उस्ताद के दाहिने हाथ पे उनकी कुर्सी लगती थी ब्रजलाल उस्ताद की। उस जमाने में होलकर स्टेट के ज़माने में दिन में 3 बार कुश्ती होती थी। महाराजा मतलब होलकर राजा को कुश्ती का बहुत शौक था। लाल बाग में, किले में और राजबाड़े में 3 जगह उस ज़माने में कुश्ती होती थी और रोज़ होती थी। सब पहलवानों के उन्होंने बांध रखे थे, किसी को 4 आने रोज़, किसी को 2 आने रोज़, किसी को 1 रुपया रोज़। जैसे जैसे पहलवान थे उस ज़माने में उनको होलकर स्टेट की तरफ से मदद मिलती थी उनको। ब्रजलाल उस्ताद का निधन सन 1919 में हुआ। उनको बाल ब्रह्मचारी थे ये। इनकी वाणी सत्य थी, जिसको जो बोलते थे वो होता था। जिस भी पहलवान को इस अखाड़े में जो भी बोला वो हुआ है। इनकी वाणी सत्य थी। इन्होंने जब शांत हुए तब इन्होंने बोला था कि मुझे यहीं गाड़ा जाए। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतों के बीच शान से इठलाते इस अखाड़े का नाम है ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला। अंदर जाकर एहसास होता है जैसे सदियों से यहाँ कुछ बदला ही ना हो। वही जर्जर अवस्था, अस्तित्व खोती दीवारें और दीवारों पर किसी खूंटी की तरह टंगी पहलवानों और उस्तादों की तस्वीरें, जो किसी शब्दहीन संवाद की तरह अपने उस्तादों का ऐतिहासिक चित्रण कर रही है। अन्य व्यायामशालाओं की तरह ही इस अखाड़े में भी भगवान हनुमान के कई रूप देखने को मिलते हैं। अखाड़े के अंदर ब्रजलाल उस्ताद का तख्त भी रखा है, जिस पर किसी जमाने में वे विराजमान होकर पहलवानों को निर्देश दिया करते होंगे। निश्चित ही इस अखाड़े का अनुशासन बहुत ही कड़ा रहा होगा, वरना 70 वर्ष की आयु में भी अपने उस्ताद को झुककर प्रणाम करने वाले इस पहलवान कैलाश की कमर भी कब की फास्ट रिलीफ और झंडू बाम जैसी बाम बनाने वाली कंपनियों को समर्पित हो गई होती। इसी अखाड़े के बीचों बीच एक चबूतरा है, जिसके सामने की ओर ब्रजलाल उस्ताद का समाधि स्थल और दाईं तरफ एक शिव मंदिर है। थोड़ा सा आगे एक छोटी सी गौशाला है और गौशाला के साथ ही लगा है उस यादव परिवार का घर, जो पीढ़ियों से इस अखाड़े का रखरखाव कर रहा है। भैया उस्ताद नाम से मैं जाना जाता हूँ। इस अखाड़े का संचालक हूँ वर्तमान में 1989 से। इसके पहले मेरे पिताजी ओंकार लाल जी यादव इसके संचालक थे। उनके पूर्व श्री बड़े भैया उस्ताद और हीरा लाल जी यादव इस अखाड़े के संचालक थे। उनके पूर्व श्री ब्रजलाल उस्ताद इस अखाड़े को चलाते थे। धूप सेकती यह यादव परिवार की महिलाएं। शायद डिजिटल कैमरे की नजर का ही असर रहा होगा, जो आज इन्हें भी घर के बाहर तक खींच लाया। यादव परिवार का घर भी कई मायनों में प्राचीन और आधुनिक घर के मिश्रण सा ही मालूम होता है। एक तरफ जहां इस घर में प्राचीन साधन अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर से वॉशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज ने यहां गृह प्रवेश कर लिया है। इसीलिए एक तरफ जहां चूल्हा है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक किचन भी है। पुरानी, अनुपयोगी और अति प्राचीन वस्तुओं को घर में ही बने मचान पर रख दिया गया है। पूरे घर में कंडों से लिपाई की गई है, इसलिए घर में प्रवेश करने पर लगता है कि एशियन पेंट्स और डीलक्स जैसे विज्ञापनों को एक आम मध्यम वर्गीय परिवारों तक पहुंचने के लिए और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें वो टेक्नोलॉजी कहां जो पूरे घर को एयर कंडीशनर जैसी ठंडक दे पाए। घर की दीवारों पर भगवान को भरपूर स्थान मिला है। अगर यह घर की जगह महल होता तो शायद इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को भी बैठा दिया जाता। यह घर एक आम मध्यम वर्गीय भारतीय संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट करता है, जो आजकल अखाड़ों की तरह ही लुप्त होते जा रहे हैं। नमस्कार, इन सुपरफिट पहलवानों के बीच में मिसफिट में सत्यार्थ मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने अखाड़ों की विरासत को लेकर। वैसे तो इन पहलवानों की बदन की कसावट खुद ही इनकी पीढ़ियों का इतिहास बयां करती है। देसी अखाड़े में दंड पेल कर इनका शरीर किसी आधुनिक जिम की तरह ही एंटीक मालूम होता है। आज हम आए हैं ब्रजलाल उस्ताद की व्यायामशाला में और
यहाँ के उस्तादों से कुछ इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इस व्यायामशाला का इतिहास और यहाँ के गुरुओं और उस्तादों की राय। ब्रजलाल उस्ताद होलकर शासकों के ही राजसी पहलवान हुआ करते थे। वह दौर अखाड़ों का स्वर्णिम दौर हुआ करता था। उसी दौर में पहली बार होलकर शासकों के रत्नों में ब्रजलाल उस्ताद को भी जगह मिली और राजा के दरबार में ब्रजलाल उस्ताद के लिए भी एक कुर्सी लगवाई गई। कुश्ती कला में निपुण ब्रजलाल उस्ताद ने काफी लंबी उम्र पाई। उस दौर में कुश्ती कला राजा महाराजाओं तक ही सीमित थी। जब राजा किसी अन्य शासक के यहाँ जाते थे तो मनोरंजन के लिए दंगली कुश्ती का आयोजन करवाया जाता था, जिसमें पहलवान राजा की शान के लिए कुश्ती लड़ा करते थे। उस जमाने में होलकर स्टेट के ज़माने में दिन में 3 बार कुश्ती होती थी। महाराजा मतलब होलकर राजा को कुश्ती का बहुत शौक था। लाल बाग में, किले में और राजबाड़े में 3 जगह उस जमाने में कुश्ती होती थी और रोज होती थी। सब पहलवानों के उन्होंने बांध रखे थे, किसी को 4 आने रोज, किसी को 2 आने रोज, किसी का 1 रुपया रोज। जैसे जैसे पहलवान थे उस जमाने में उनको होलकर स्टेट की तरफ से मदद मिलती थी। किसी जमाने में होलकर कालीन इतिहास का गवाह रहा ब्रजलाल अखाड़ा आज भी कई मायनों में अपना इतिहास बयां कर रहा है। शहर के मध्य में स्थित इस अखाड़े की होलकर काल में अपनी एक विशिष्ट पहचान हुआ करती थी। महाराजा शिवाजीराव के समक्ष एक पंजाबी पहलवान से ब्रजलाल उस्ताद की कुश्ती उस समय काफी चर्चा में रही। कहा जाता है हार का सदमा वह पंजाबी पहलवान बर्दाश्त नहीं कर सका और 1 सप्ताह के भीतर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ही ब्रजलाल पहलवान से उस्ताद बने। सुना है कि एक कोई पंजाबी पहलवान था जिससे सबने लड़ने से मना कर दिया था। हाँ। ब्रजलाल उस्ताद से उनकी कुश्ती हुई थी। यस सर। और ब्रजलाल उस्ताद ने उन्हें हरा दिया था। हाँ। उसके बाद उन्हें इतना सदमा लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ, वो मतलब घर से ही निकले और उसके बाद से महाराजा शिवाजीराव होलकर ने इनको मना कर दिया था कि आप कुश्ती नहीं लड़ना, उसके आप सिर्फ प्रशिक्षण दो और पहलवानों को तैयार करो। इसी अखाड़े में मौजूद यह है ब्रजलाल उस्ताद का समाधि स्थल। ब्रजलाल उस्ताद की ख्वाहिश थी कि उनका दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें दफनाया जाए। अपनी मृत्यु के 4 दिन पहले ही उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि उनका अंतिम समय आ गया है। यह समाधि स्थल आज भी इस अखाड़े के शिष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। ब्रजलाल उस्ताद का निधन सन 1919 में हुआ। इनको बाल ब्रह्मचारी थे ये। इनकी वाणी सत्य थी, जिसको जो बोलते थे वो होता था। जिस भी पहलवान को इस अखाड़े में जो भी बोला वो हुआ है। इनकी वाणी सत्य थी। इन्होंने जब शांत हुए तब इन्होंने बोला था कि मुझे यहीं गाड़ा जाए। तो उस समय कुछ ऐसा रहा कि यहाँ महाराज जो शंकर राव करके कोई नगर निगम के मुख्य प्रमुख अधिकारी थे, उनको कुछ श्राप दे दिया था। तो उन्होंने यहाँ शहर में मुर्दा नहीं गड़ता है, तो उनको यहाँ गाड़ा नहीं जाएगा। तो उनके शांत होने के पहले उन्होंने 2-4 दिन पहले कह दिया था कि मेरे को तबीयत खराब होती नहीं है, पर मैं कुछ लगता है कि अब मेरा बुखार आ गया, बीमार हूँ, तो मेरा अंतिम वक्त आ गया है। 105 वर्ष की अवस्था में शांत हुए ये। यहाँ पर इनको फिर जब इनको 5 जगह इधर, उस समय तो ये पूरा जंगल था, शहर की इतनी बस्ती नहीं। 7-8 बजे बाद तो पूरा सन्नाटा हो जाता था। तो यहाँ पर 5 जगह को गड्ढे खोदे गए थे कि इनको वहाँ गाड़ेंगे। तो महाराज तो को जरा होलकर विजासन के दर्शन करके आ रहे थे। उन्होंने उनको बोला, सब लोगों ने बोला ये क्या बात है? बोला कागज शांत होगा। तो बोला आप क्या चाहते हो? बोला उन्होंने बोला था हमें यहाँ गाड़ना और नगर निगम अनुमति नहीं देती है। तो उन्होंने कहा कि नगर निगम की अनुमति, महाराजा की अनुमति। वो खुद वहाँ से पैदल चल के आया। उन्होंने 5 गेती खुद ने अपने हाथ से मारी और यहाँ पर उनको ही गाड़ा गया। यहाँ गाड़ा तब से इनकी भव्य समाधि जब से उसके बाद बनी हुई है। अपने उस्ताद की तस्वीर पर घी के दिए लगाते ये हैं मोहन यादव। कुश्ती और अखाड़ा इन्हें विरासत में मिला है। अपने ज़माने में इन्होंने कई कुश्तियाँ लड़ी और यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहे। अपने अन्य भाइयों के साथ मिलकर ये इस अखाड़े की देखरेख और संचालन करते हैं। इस अखाड़े में ज़्यादातर पहलवान यादव समाज के हैं। शायद अखाड़े से यादव समाज का विशेष नाता रहा है, इसलिए आज के दौर के ज़्यादातर पहलवान भी यादव समाज के ही हैं। है कुश्ती और अखाड़ा यादव समाज की परंपरा में शामिल होता है। अखाड़ा इन्हें विरासत में मिलता है। यादव समाज के कई ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने देश भर में अपना और अपने अखाड़े का और अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया है। आइए हमारे साथ हैं आज मोहन यादव जी। इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि ज़्यादातर पहलवान यादव समाज के ही होते हैं। मोहन यादव जी। यादव समाज में क्या है, ज़्यादातर इसलिए पहलवान होते हैं कि गाय और सब उनके वहीं पलते हैं।
और दूध घी सब यादव समाज में ही ज़्यादा होता है, मतलब गाय पालना ये वो सब उनका ही तो खुराक दूध घी ज़्यादा यादव लोगों को ही मिलता है। और यादव लोगों की पुरानी पीढ़ियों से ही यादव लोग पहलवानी करते आए हैं और उस हिसाब से यादव लोग ज़्यादा हैं पहलवानी में। आपने अपने ज़माने में कई कुश्तियाँ लड़ी हैं, आप यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहे हैं। हाँ। आप उस बारे में कुछ बताइए। मैंने सन 1983 से कुश्ती लड़ना शुरू करी और करीब 1992 तक लड़ी। इंदौर में इंदौर चैंपियन में लड़ा, इंदौर केसरी में लड़ा, यूनिवर्सिटी में लड़ा, स्कूल से लड़ा, स्कूल चैंपियन, इंदौर संभाग में इंदौर संभाग चैंपियन रहा हूँ। इस हिसाब से करीब 40 से 50 कुश्ती लड़ी मैंने। अखाड़े में प्रवेश कर जोर आजमाइश करने से पहले बादाम को पीसा जा रहा है। बादाम पहलवानों की पसंदीदा खुराक मानी गई है, लेकिन महंगाई के इस दौर में बादाम कितनी महंगी है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। एक तरफ जहां बॉडी बिल्डर्स मार्केट प्रोडक्ट और एस्टेरॉइड्स पर डिपेंड हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पहलवान आज भी देशी बादाम और दूध से अपने बदन को कस रहे हैं। एक तरफ जहां गली गली में जिम खुल गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों से भी लोगों का क्रेज कम नहीं हुआ। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई सलमान खान बनना चाहता है तो कोई सुशील कुमार। मैं बस एक्सरसाइज करता हूँ, कुश्ती लड़ने का मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक्सरसाइज करने आता हूँ, इससे शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। क्या लगता है आपको आधुनिक जिम और अखाड़ों में क्या फ़र्क महसूस होता है? आधुनिक जिमों में आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जो हमारी ये एक अखाड़ा पद्धति है, जो अखाड़े हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, इससे इफिशिएंसी बढ़ जाती है हम लोगों की काम करने की, वर्क इफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारी। हम लोग दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, अच्छे से वर्क कर पाते हैं हमारा। हम लोगों को बीमारियों से दूर रहते हैं क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस से बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम रहता है हम एक्सरसाइज करते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं। आज के दौर में कई पहलवान अपना आदर्श दारा सिंह के बजाय सलमान खान को मानते हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? दारा सिंह जगह ठीक थे, उन्होंने उस टाइम किया है। सलमान खान जगह ठीक है। बादाम सेवन के बाद अब अखाड़े में जोर आजमाइश से पहले दंड लगाए जा रहे हैं ताकि बदन गर्म हो जाए और कुश्ती कला के सारे दाव पेचों से एक के बाद एक पहलवानों को चित्त किया जा सके। वैसे तो अखाड़े में लंगोट धारण कर ही प्रवेश करने का नियम है, लेकिन इस कलयुग में जिस तरह से घरों में सिलबट्टे की जगह मिक्सर और मॉडर्न जिमों में हनुमान चालीसा की जगह हनी सिंह के गानों ने ले ली, उसी तरह कई पहलवानों में लंगोट की जगह कैपरी ने ले ली। अखाड़ा बेहतर है। क्यों बेहतर? क्यों? इसकी जो कसरत है अखाड़े की, वो लंबे समय तक चलती है, जिंदगी भर साथ देती है। वो अखाड़े की जो रियाज है वो लंबे समय तक चलती है, जबकि जिम की जो है वो जब तक करो जब तक ही रहती है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से नई नई जिम खुलती जा रही है, आधुनिक जिमें खुलती जा रही है, उसमें जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो तो इस तरह की जिम जा नहीं सकते हैं, तो उनको अखाड़ा जाना चाहिए। अखाड़े में दंड लगाते ये हैं आकाश यादव। ये कसरती बदन इन्हें भी विरासत में मिला है। शायद इसी बदन का जोर है कि ये भी राजनीति में दावपेच खेलना चाहते हैं। राजनीति की सीढ़ी पर पहला कदम तो ये मित्रमंडल बनाकर रख ही चुके हैं। मित्रमंडल भी इंदौर शहर की एक खास परंपरा रही है। इसे पॉलिटिक्स की फर्स्ट स्टेप भी कहा जाता है, क्योंकि यह पार्टी में एंट्री का शॉर्टकट होता है। इंदौर में ज्यादातर अखाड़ों ने अपने मित्रमंडल बना रखे हैं। मित्रमंडलों और पार्टी पॉलिटिक्स का कितना गहरा रिश्ता है, ये आज आकाश यादव के मुंह से ही सुन लेते हैं। अखाड़ों से राजनीति है। मैंने राजनीति का बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था मैं। फिर मैंने पहलवानी करना चालू करी, तो मेरे को लगा ऐसा कि अब पहलवानी में दम है। और मेरे पापा ने भी अपना नाम बढ़ाया है, ऊंचे स्तर पर रही हैं वो, तो मैंने सोचा कि मैं और नाम बढ़ाऊं, अपनी वो पोस्ट ऊंची रखूं और अपना नाम और आगे पहलवानी में चलाऊं। और राजनीति में भी मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं और कार्य करता हूं। और पहलवानी जो अपने अखाड़ों के जो पहलवान हैं, उनको देखकर भी मेरे को ऐसा लगा, महापौर केसरी जो जीते हैं वो, और रोहित पटेल पहलवान मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वो सुशील कुमार
सुशील कुमार भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी बहुत ऊंची पोस्ट पे रही हैं कुश्ती पे। मैं भी चाहता हूँ पहलवानी में मेरा भी नाम अच्छा रहे। आज हमने ब्रजलाल उस्ताद अखाड़े के बारे में तमाम बातें जानी, कई उस्तादों से राय ली, कई पहलवानों से चर्चा की हमारे एपिसोड अखाड़ों की विरासत में। अब अगले एपिसोड में कोई दूसरा अखाड़ा होगा, कोई नए पहलवान होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्यों अखाड़ों की विरासत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्यों एक शहर में इंदौर की पहचान रहे अखाड़े धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अपने अगले एपिसोड अखाड़ों की विरासत में मैं सत्यार्थ मिश्रा, कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवी के साथ DG न्यूज़ इंदौर।